चलिए जल्दी सेटल हो जाइए। अरे आज अलार्म नहीं बजा यार, मेरा 9:30 रोज क्लास रहता है, तो अलार्म उस हिसाब से लेट हो गया। एक दिन लगेगा वो वापस उसको 8:30 पे लाने में। कल तक वापस आ जाएंगे 8:30 पे। चलिए हाँ, अंदर पानी की बोतल होगी बस। और अब प्लीज आवाज कर दीजिए बंद। लिसन वेरी केयरफुली। हम लोगों ने ना अमेंडमेंट्स कल देख रहे थे हम लोग। क्यों संस्कार ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? जब यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे नहीं आया है। अमेंडमेंट पढ़े थे ना, वो अमेंडमेंट पढ़ेंगे आज पहले, उसके बाद विल स्टार्ट विद कॉस्ट लेक्चर। हाँ आज नहीं, अपन पार्टी थोड़ा प्लान करके करते ना यार। आज नहीं है पार्टी, ऑफ कोर्स अपन प्लान करके करेंगे। आज तो नहीं है, ऑफ कोर्स प्लान करके करेंगे, ठीक है। ये बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है देखना एक बार। उसको ना वो कनेक्टर चेंज करना है, कनेक्टर खराब है, कनेक्टर खराब है वो। बिल्कुल साहब। चलिए कनेक्टर उसको ऊपर रख, ऊपर रख कहीं पे ऊपर रख, और देख दोनों में ग्रीन लाइट आनी चाहिए, ब्लू लाइट ग्रीन लाइट आनी चाहिए ना। कनेक्टर ऊपर रख, दोनों में ग्रीन लाइट। इधर देखना वहाँ ग्रीन लाइट आ रही कि नहीं आ रही वहां पे। चलो ये लोग कनेक्टर चेंज कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्टर पे नहीं आ रहा है वो, तो कुछ कनेक्टर खराब हो गया है वो। तो जब तक अपन एक काम करते हैं, हमने जो जो अमेंडमेंट्स देख लिए थे ऑनलाइन, तो सबको दिख रहा है ना? ऑनलाइन तो सबको बराबर आ रहा है? रुक जाओ ना एक मिनट, चेक करने दो ऑनलाइन इशू है कि ऑफलाइन इशू है। नहीं 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 आ रहा है ना, कनेक्टर आ रहा है ना भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? यस ऑनलाइन आ रहा है। ओके तो अब मेरी बात सुनिए सब लोग। ऑनलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या मैं लिखवाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। सुनो वैसे ये पॉइंट हम बता ही चुके हैं। कल हम लोगों ने जो अमेंडमेंट पढ़े थे ना, मैंने आप लोगों को कल याद रखो लास्ट में ओमनी बस वाला बता दिया था कंप्लीट। अब वो ओमनी बस मतलब मैंने जितना रिसर्च किया है, ओमनी बस मतलब ये जो स्लीपर कोच बसेज होती है जो लोग हम यूज़ करते हैं पेटीएम से या रेड बस से, जो स्लीपर कोचेज बसेज हम लोग यूज़ करते हैं, चार्टर्ड बस, इनको हम ओमनी बस बोलते हैं। तो जितनी भी ये बसेज है चार्टर्ड बस या रेड बस से हम बुक करते हैं, या पेटीएम से या गोआईबीबो से जितनी भी बस की बुकिंग करते हैं, वो सारी कहलाती है ओमनी बस। तो उन्होंने क्लॉज क्या डाला है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं चार्टर्ड बस का, या अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं हंस ट्रैवल्स का। तो अब आपने ऑनलाइन जाके पेटीएम से हंस ट्रैवल की टिकट बुक करी। अब देखा जाए तो आप ई कॉमर्स के थ्रू बुकिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस वी आर बुकिंग थ्रू ई कॉमर्स। नाउ द पॉइंट इज कि इस केस में अगर आप ई कॉमर्स से बुक कर रहे हो तो लगेगा तो वही क्लॉज जो टैक्सी के लिए लगता है 95 वाला। लेकिन अगर वो बस अगर कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे हंस ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बस ऑपरेटर है, तो वहां पे फिर 95 की लाइबिलिटी नहीं आएगी।
वहां पे फिर वो कंपनी ही उसका टैक्स जो है वो भरेगी। तो ओमनी बस मतलब ये सारी स्लीपर कोच बसेस जो होती है, जो वॉल्वो बसेस होती है, चार्टर्ड बसेस होती है, उनको हम ओमनी बस बोलते हैं। और अगर वो किसी भी तरह का बुकिंग किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं और अगर वो खुद कंपनी है तो फिर 95 नहीं लगेगा। 95 तब लगेगा जब वो खुद कंपनी नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल में हंस ट्रैवल्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता तो टैक्स उसको खुद को भरना होता, और अगर हंस ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो टैक्स कौन भरेगा? टैक्स भरेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो रेड बस भरेगा, वो पेटीएम भरेगा, या वो गोआईबीबो भरेगा। ये क्लॉज हमने कल पढ़ा था, मैंने उसको आई थिंक अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा भी दिया है जी। नहीं, वो अलग था क्लॉज। आपको एक तो मिक्स कर रहे हो, सब कुछ मिक्स मत करो, बिल्कुल अलग चीज़ थी, बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके, तो पॉइंट ये है कि साहब कि अगर आपने कोई भी बस के थ्रू बुकिंग की है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर बुकिंग कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुकिंग कर रहा है। अब तो कहीं भी नहीं आ रहा, दोनों जगह चला गया। इधर तो आ जाएगा, उधर जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे चलेगा? किसका? ये भी नहीं आ रहा है इसमें तो, ये भी नहीं आ रहा है इसमें तो। वो कनेक्टर ही खराब है, कनेक्टर ही खराब है। कनेक्टर चेंज करो, कनेक्टर पुराना। हाँ, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। अब यहाँ तो आ गया, इधर नहीं आ रहा है शायद, वहाँ तो आ गया, यहाँ आ गया। तो उसको देखना, फटाफट कर, फटाफट, जब तक मैं इनको ओरली करा दूंगा। ओके, चलिए, ऑनलाइन वालों को तो ऑफकोर्स दिख रहा है। अब अगला जो क्लॉज है, अब अपन आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स के अंदर। और प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट में जो पहला क्लॉज है वो एक्चुअली अपन लोगों ने वैसे पढ़ लिया है, लेकिन उसको लेके सिर्फ जो क्लैरिफिकेशन आया है वो क्लैरिफिकेशन मुझे आप लोगों को बताना है। सुनना, प्लेस ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट क्या है। दोनों बातें जो क्लैरिफिकेशन और वो दिए ना, सब मेरे हिसाब से अपन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक बार से मुझे समझाना है उसको। सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है? सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा। वैसे मैं चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है? मान लीजिए मैं गया मुंबई, और मुंबई में जाके मैंने एक होलसेलर से गुड्स खरीदे। अब उसने बोला कि सर ट्रांसपोर्ट तो मैं नहीं करूंगा। उसने बोला मैं ट्रांसपोर्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन उसने मेरा एड्रेस मांगा, और एड्रेस उसने इंदौर का लिखा। एड्रेस कहाँ का लिखा? इंदौर का। मेरा जीएसटी नंबर भी कहाँ का है? इंदौर का। मेरा एड्रेस भी कहाँ का है? इंदौर का। पर वो मैं उसको, मतलब वो दुकानदार मुझे गुड्स ओवर हैंड ओवर मुंबई में ही कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ, सुनना कहानी क्या है। मैं गया मुंबई, मुंबई में जाके मेरे को ना एक्सेसरीज लेनी थी, मोबाइल के कवर्स। तो मैं एक होलसेलर के पास गया जहाँ से मैं 5,000 मोबाइल के कवर्स एक पार्सल में पैक करवा लिए। और फिर उसने मुझे बोला कि डिलीवरी तो आप ही को करनी पड़ेगी, मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। तो उसने फिर मुझे गुड्स उसके काउंटर पे दे दिए। मैंने ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट करके वो गुड्स मुंबई से इंदौर लाया, लेकिन जब वो बिल बना रहा था तब उसका एड्रेस, उसने जो एड्रेस लिखा मेरा, वो कहाँ का लिखा? इंदौर का। जीएसटी नंबर मेरा कहाँ का लिखा? इंदौर का। आप मुझे बताओ वो बिल किसका बनाएगा? लोकल सप्लाई का कि इंटरस्टेट सप्लाई का? यही क्लैरिफिकेशन है, नहीं, इसे आईजीएसटी का बिल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं वो लोकल सप्लाई का बिल बना देगा तो आप मुझे बताओ सीजीएसटी एसजीएसटी महाराष्ट्र लगा देगा, और मैं यहाँ पे आईटीसी जब क्लेम करने जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? सीजीएसटी एसजीएसटी मध्य प्रदेश। और मेरी महाराष्ट्र में कोई ब्रांच तो है नहीं जो ब्रांच ट्रांसफर दिखा दूंगा। मैं तो गुड्स काउंटर से उठाए और मैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको बिल पे अगर वो सीजीएसटी एसजीएसटी महाराष्ट्र लगा देगा तो आप मुझे बताओ, मैं फिर उसके आईटीसी मध्य प्रदेश में क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, अगर सामने वाले के पास एड्रेस अवेलेबल है, सामने वाले के पास एड्रेस अवेलेबल है, तो फिर आप यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसीवर को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाइए, गुड्स के केस में भी। क्योंकि गुड्स के केस में हम जनरली बोलते हैं जहाँ पे डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है। अब वो डिलीवरी तो दे ही नहीं रहा है ना, डिलीवरी तो दे ही नहीं रहा है, लेकिन उसके पास मेरा एड्रेस है। अगर उसके पास मेरा एड्रेस है तो उस केस में आपको फिर उसके एड्रेस के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा, एलओआर को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप डिलीवरी कहीं दूसरे स्टेट, मतलब डिलीवरी ले रहा है वो महाराष्ट्र में, लेकिन उसका एड्रेस कहाँ का आ रहा है? इंदौर का। और ऑफ कोर्स वो रजिस्टर्ड आदमी है, तो इस केस में फिर मैं कौन सा इनवॉइस जनरेट करूंगा? इंट्रा का कि इंटर का? इंटर का। और इसे लोकल सप्लाई नहीं मानूंगा, इसे मैं क्या मानूंगा? इंटर स्टेट सप्लाई ही मानूंगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ओवर द काउंटर सेल होती है, ओवर द काउंटर सेल मतलब काउंटर से उठा के ले गया,
तो एड्रेस लोकल है कि स्टेट के बाहर का है? अगर एड्रेस लोकल है तो CGST SGST लगाइए, और एड्रेस अगर स्टेट के बाहर का है तो फिर क्या मानना पड़ेगा? IGST लगाना पड़ेगा। ये लाइन आप लिख लो। आप कहाँ लिखोगे? सेक्शन 10, सेक्शन 10, सेक्शन 10 ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना? सेक्शन 10 ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था। अब जगह होनी चाहिए लिखने के लिए, जगह है कहीं भी अगर आपके पास स्पेस है तो आप लिखिए। लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। इन केस गुड्स आर परचेज्ड ओवर द काउंटर। अच्छा, एक ग्रुप 2 की लिंक चल रही है, एक मिनट, ऑनलाइन भी उसको ग्रुप 1 पे ले आता हूं मैं। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तो अपना अमेंडमेंट चल रहा है ना। ओके गाइस, ग्रुप 2 की लिंक थी तो अब मैं ग्रुप 1 पे आ गया हूं। और आई थिंक सारे बच्चे थे क्या ग्रुप 1 की लिंक पे? नहीं होंगे ना कुछ बच्चे, तो मैं एक बार लिखवा देता हूं, एक बार वापस समझा दूंगा क्या मैंने बताया। यस, लिखिए। हम प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट पे हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट में जो सबसे पहला क्लॉज है वो है, लिखिए, इन केस इफ द गुड्स परचेज्ड। सेक्शन 10 में जाके लिखना है इसको, है ना, ध्यान रखना। इसको कहाँ जाके लिखना है? सेक्शन 10 में जाके। तो सब लोग सेक्शन 10 पे जाइए और 10 पे जाके लिखिए अमेंडमेंट। और सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट चालू हो गए हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट में सेक्शन 10 पे हैं, और सेक्शन 10 का पहला क्लॉज पढ़ रहे हैं अपन। क्या अमेंडमेंट है? लिख रहे हैं, इन केस गुड्स परचेज ओवर द काउंटर in one state and transported to another state by the buyer, and transported to another state by the buyer. लिखिए, place of supply will be, place of supply will be place of supply will be place of supply will be address of place of supply will be address of recipient recorded in invoice. Place of supply will be address of recipient recorded in invoice. अब मैं बताता हूं, ये क्लॉज हमने सर्विसेज के लिए तो जनरल रूल में पढ़ा है, गुड्स के लिए नहीं पढ़ा था। अब ये क्लॉज किसके लिए लग गया? गुड्स के लिए। ये वाला लगा है सिर्फ ओवर द काउंटर सेल। क्लॉज क्या मैं समझा देता हूं, वापस एक बार बता रहा हूं। अगर मैं मुंबई जाता हूं और मुंबई से जाके किसी काउंटर से गुड्स उठाता हूं और गुड्स उठा के उसको अपने स्टेट लेके आता हूं, तो उस केस में सामने वाले को जब मैं अपना एड्रेस लिखवाऊंगा तो वहां पे वो एड्रेस अगर मेरे स्टेट का नहीं है, मतलब महाराष्ट्र में गया और मेरा स्टेट MP है, तो वो मुझे IGST वाला बिल बना के देगा। देखो, इसका सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे समझता हूं, जैसे एक कपड़े का व्यापारी है। अब कपड़े का व्यापारी क्या करता है? सूरत जाता है और 10 दुकानों से अलग अलग गुड्स खरीदता है। अब कपड़े का व्यापारी क्या करता है? सूरत जाता है और 10 दुकानों से अलग अलग साड़ियां जो उसको पसंद आती है वो सब खरीदता है, उसे एक जगह इकट्ठा करता है, पैक करवाता है और मंगवा लेता है। क्योंकि वो 10 जगह से बोलेगा कि मेरे को हर जगह से तुम डिलीवरी दो, तो उसके 10 कंसाइनमेंट हो जाएंगे, और 10 कंसाइनमेंट इतने छोटे छोटे होंगे कि किराया बहुत। तो आदमी क्या करेगा? एक पार्सल यहाँ से उठाया छोटा सा, एक पार्सल यहाँ से उठाया, सबको एक जगह ले गया और एक बड़ा पार्सल बनवा के उसको ट्रांसपोर्टर के पास भेज दिया। अब वो आदमी आके अल्टीमेटली आएगा तो MP में, और उसको यूज भी कहाँ करेगा? MP में। कंजम्पशन भी कहाँ होगा उसका? MP में। लेकिन गुड्स को टैक्स कौन सा लग जाएगा? गुजरात का लोकल। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मॉडल फॉलो नहीं हो पा रहा है ना। यूजर कहाँ बैठा है? MP में, और वो बंदा गुड्स का खरीद रहा है गुजरात में। तो टैक्स लोकल लगना चाहिए कि IGST लगना चाहिए? इसलिए इस केस में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं भैया, इस केस में IGST लगेगा। ये क्लॉज मेनली टूरिस्ट के लिए भी आया है।
अब मान लो किसी स्टेट में बहुत टूरिज्म है, तो लोग वहां से ढेर सारे गुड्स खरीद के दूसरे स्टेट में ले जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल गोवा था, लेकिन चला गोवा में अपन जो खरीदते हैं वो दारू है और दारू के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है। नहीं तो मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल यही बोलता कि लोग गोवा जाते हैं और गोवा से दारू खरीद के लेके आते हैं। मैं भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो अल्कोहल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, पर ऐसी और भी चीजें होगी जो टूरिस्ट जाता है दूसरे स्टेट में खरीद के अपने स्टेट में लेके आता है। अगर सप्लायर एड्रेस दे रहा है तो इन केस ऑफ दैट प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ रिसिपेंट, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये एक और चीज ऐड कर लेना सेक्शन 10 के अंदर जो इसके अंदर ऐड हुई है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें, मतलब आप केरला जाते हो तो वहां से हाथ से बनी हुई, राजस्थान से हाथ से बनी हुई चीजें लेके आते हैं लोग। तो इस केस में अगर इनवॉइस पे एड्रेस लिखा जाता है, वैसे तो कई बार होता है वो लोग एड्रेस पूछते नहीं, पर अगर एड्रेस पूछ रहे हैं तो एड्रेस के हिसाब से फिर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस, ये सेक्शन 10 के प्लेस ऑफ सप्लाई के गुड्स वाले क्लॉज में लिखना है। देखो सर्विसेज में तो पहले ही था, लोकेशन ऑफ रिसीवर अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ रिसीवर अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब ये क्लॉज गुड्स में ओवर द काउंटर सेल पे आ गया है कि अगर मैं ओवर द काउंटर सेल पे जाता हूं और वहां जाके अपना एड्रेस लिखवाता हूं तो उस केस में उन्हें फिर आईजीएसटी लगाना चाहिए। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए तो अपन आगे बढ़ते, और अब एक और इंटरेस्टिंग केस है, ये है एडवर्टीजमेंट का। इजी है वैसे, बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ। देखो एडवर्टीजमेंट के दो मॉडल बताता हूँ मैं। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ होर्डिंग्स वाले एडवर्टीजमेंट के। उनके दो मॉडल बताता हूँ मैं। दो मॉडल क्या होता है सुनना। एक मॉडल तो ये है कि सर मेरे पास होर्डिंग की जगह है रीगल पे, आपको अगर ऐड लगाना है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको एडवर्टीजमेंट पूरा बना के और वहां पे लगवा के दूंगा, जिसको हम बोलते हैं एड वर्ल्ड या ऐसी एड एजेंसीज होती है। इनके बोर्ड लगे रहते हैं कि हमारा ये होर्डिंग है, आपको यहाँ पे बोर्ड लगाना है तो यहाँ पे कांटेक्ट करो, हम आपको होर्डिंग लगा के देंगे। अब पहली बात, गवर्नमेंट होर्डिंग्स की बात मत करना क्योंकि उसके लिए अपने अलग क्लॉज पढ़ लिया है कि गवर्नमेंट होर्डिंग्स अगर मल्टीपल स्टेट में लगेगी तो क्या होगा, वो पढ़ लिया है। अपन बात करें एक नॉर्मल पर्सन है, उसको जैसे सैमसंग है, सैमसंग को अपना एडवर्टीजमेंट्स रीगल के होर्डिंग पे लगाना है। वो एक एड एजेंसी के पास जाता है और बोलता है वो होर्डिंग आपकी है क्या? हाँ, वो होर्डिंग की ओनरशिप हमारी है, वो होर्डिंग की ओनरशिप हमारी है, आपको लगाना है? हाँ सर। कितना लगेगा? बोले महीने के 3 लाख रुपए, महीने के 5 लाख रुपए, और ये होर्डिंग आपका वहाँ रीगल पे लग जाएगा। मैंने बोला चलो लगाओ, तो उन्होंने पूरा डिजाइन बना के और करके अपन ने होर्डिंग वहाँ पे लगा दिया। अब ये एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, यस और नो? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है कि नहीं है? है, पर ये एडवर्टीजमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्योंकि आप जो होर्डिंग लगवा रहे हो वो क्या है, एक तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप बिल्डिंग्स में होर्डिंग लगवा रहे हो, आप बड़े बड़े जैसे मान लो मेरी एक नाहटा है प्रोफेशनल एकेडमी, इसका इधर का साइड पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, और आज मान लो ये बहुत मेन हाईवे रोड होता और नाहटा सर बोलते एक काम करो, मेरे इस वाली बिल्डिंग का कोई यूज नहीं आ रहा है, बच्चे तो वैसे ही विंडो लगा देते और एसी चालू कर देते, तो एक काम करो इधर का पैक करके यहाँ पे बड़ा सा 100 स्क्वायर फीट का बड़ा सा एडवर्टीजमेंट लगा दो, 50,000 रुपये किराया देना। अब नाहटा सर कमा रहे हैं एडवर्टीजमेंट से, पर ये एडवर्टीजमेंट किस चीज के लिए कमा रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए इमूवेबल वाला रूल लगेगा, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे। नहीं समझे आप? तो अगर कोई पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी तरह का एडवर्टीजमेंट करवाता है तो उसे सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लिखो ये क्लॉज पहले। हाँ मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये सेक्शन 12 का हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही लिखना है ना, ऑफकोर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर जगह हो तो। जहां पे मैंने क्लॉज लिखा था, सेकंड या थर्ड क्लॉज था, सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे हम लोगों ने लिखा था रियल एस्टेट एजेंट्स, होटल लिखा था, गेस्ट हाउसेज, ये सब, और आर्किटेक्ट इंटीरियर्स लिखा था। वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखा था? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वहां पे जगह हो तो लिखो, लिखिए लिखिए। हाँ, सेल ऑफ नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, 4 लाइन का है। 4 लाइन का तो है ना, समझा सब? तो इसको अलग लिख दो ना, नीचे वहां स्टार डाल के लिख लो कि 4 पेज आगे लिखा हुआ है, और लिख दो उसको। ठीक है, लिखिए। ये एक्चुअली क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट नहीं है, उन्होंने क्लैरिटी दी है कि हम क्या मानेंगे। ठीक है, तो लिखो सेल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस on any hoarding, sale of advertising space on any hoarding
sale of advertising space on any hoarding or immovable property on any hoarding or any immovable property owned by advertisement agency, owned by advertisement agency or supplier. आज नाटा सर की बिल्डिंग है तो नाटा सर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, है ना? तो नाटा सर मतलब जिसकी जो एड लगवा रहा है, जिसको आप तो देखा जाए तो वो एड का पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी के रेंट का पैसा है। आप देखा जाए तो इसमें ऐड का है, मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने मेरी प्रॉपर्टी पे ऐड लगाने को दे दिया, तो अब इसको एडवर्टीजमेंट सर्विस मानूं कि इमोबल प्रॉपर्टी का किराया मानूं? देखा जाए तो इमोबल प्रॉपर्टी का किराया ही हो गया ना, दैट इज द लॉजिक। तो ये लिख लिया आपने, लिखिए आगे, विल बी ट्रीटेड एज और सप्लायर will be treated as will be treated as services relating to immovable property will be treated as services relating to immovable property will be treated as services relating to immovable property will be treated as services relating to immovable property and place of supply will be location of property and place of supply will be location of property. Place of supply will be location of property. मेरी बिल्डिंग पे मैं किसी को ऐड लगाने का दे रहा हूँ, मैं कोई जगह रखता हूँ, उसके ऊपर मैं किसी को होर्डिंग लगाने को दे रहा हूँ, तो मैं मानूंगा कि मैं उस बिल्डिंग से किराया कमा रहा हूँ। ये हो गया पहला क्लॉज। इसी में एक और क्लॉज है, अब सेकेंड क्लॉज। ये लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी का नहीं है, जनरल रूल का है। हाँ, तो वही क्लॉज लग जाएगा ना कि अगर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसीवर ले लेंगे, जनरल रूल लग जाएगा, मतलब ये वाला क्लॉज लगेगा इसके ऊपर पूरा। अब सुनो, ये तो हो गया एक केस, यहाँ पे मैंने बोला मेरी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी में मैं किसी और को होर्डिंग लगाने के लिए दे रहा हूं। अब सुनो, दूसरा केस क्या है? अपने रोड्स पे देखना, डिवाइडर्स पे होर्डिंग लगे रहते हैं, बहुत सारी जगह पे लगे हुए हैं, नाटा भी बहुत जगह लगे हुए हैं, सब जगह लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस केस में मान लो मेरी एक एड एजेंसी है, मैंने नगर निगम से पूरा इंदौर का सारा डिवाइडर का जगह किराए पे ले लिया, राइट ले लिया, मैंने ले लिया, है ना। सुनना कहानी क्या है। एक एड, जैसे मानो नाटा एकेडमी तो फाइनल यूजर हो गई एक तरह से, मैं बोल रहा हूं नाटा एकेडमी और नगर निगम के बीच में एक एड एजेंसी है। एक एड एजेंसी ने इंदौर के सारे डिवाइडर्स की स्पेस नगर निगम से किराए पे ले ली। अब नगर निगम तो बोलेगा हाँ मेरी सर्विसेज तो लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी हो गई, वो तो नगर निगम की हो गई। एड एजेंसी ने नगर निगम से सारी जगह किराए पे ले ली, और अब नाटा एकेडमी जैसी 5 अलग अलग क्लाइंट्स को वो जगह अलग अलग जगह एडवर्टीजमेंट के लिए दे दी। मैं वो वाली सर्विस नहीं बोल रहा कि नगर निगम ने मुझे जगह दी, एड एजेंसी ने अपने क्लाइंट्स को जगह दी जो कि खुद की ओन नहीं थी। मुझे बताओ, मैं एड एजेंसी हूं, मेरी जगह की जगह किसी और की है, मैंने उसको एक साथ राइट ले लिया और अब मैं अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब इसे लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरी खुद की प्रॉपर्टी तो अब मैं प्योर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ही मान लूंगा इसको। दोनों में फर्क है। मेरी बिल्डिंग होती, मेरी बिल्डिंग पे मैं किसी और को जगह दे रहा होता तो मैं बोलता मेरे को बिल्डिंग का किराया आ रहा है, लेकिन इस केस में किराया तो नगर निगम को आ रहा है। किराया तो किसको जा रहा है? मैंने किराए से नगर निगम की सारी डिवाइडर्स की जगह खरीद ली, और अब मैं सबको बोल रहा हूं किसको ऐड लगाना है मेरे पास आओ। नगर निगम के नहीं देगा, क्योंकि नगर निगम से तो मैंने सारी किराए की जगह
ले ली। अब मैं वो जगह सारी की सारी अलग अलग क्लाइंट्स को और अलग अलग टाइम पे हर महीने टू महीने चेंज करके बांटे जा रहा हूं। अब मुझे बताओ इस केस में मेरी प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी किसी और की है? किसी और की है। तो मेरे को क्या रेंटल इनकम आ रही है क्या? रेंट तो उल्टा मैं पे किसी और को। अब मैं एक्चुअली प्योर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहा हूं। मैंने जगह ले ली है किसी और से किराए पे और वहां पे मैं एक्चुअली एड रन कर रहा हूं या एड चलवा रहा हूं और मैं अब एड एजेंसी, प्योर एड एजेंसी हो गया अब मैं। तो इस केस में फिर इसको लोकेशन अवेलेबल प्रॉपर्टी वाली जगह नहीं माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे जनरल रूल लगता है। एडवर्टीजमेंट सर्विस के लिए कोई अलग क्लॉज नहीं था, तो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे क्या लगता है? सिर्फ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए हमने अलग क्लॉज पढ़ा था, बाकी कहीं भी अलग क्लॉज नहीं था। मतलब एडवर्टीजमेंट सर्विस अगर कोई प्राइवेट कंपनी दे रही है तो उस पर क्या लगता है? जनरल रूल। और अगर जनरल रूल लगता है इसका मतलब लोकेशन ऑफ रिसीवर लेंगे, और लोकेशन ऑफ रिसीवर अवेलेबल नहीं हो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर लेंगे। दोनों में फर्क समझना। एक में मेरी प्रॉपर्टी पे मैं ऐड चला रहा हूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी चलेगा कि भैया मैं किसी को ऐड के लिए जगह दे रहा हूं। एक में प्रॉपर्टी किसी और की है, मैंने एक्चुअली अपनी सर्विसेज दी है सिर्फ कि मैं आपको वहां से प्रॉपर्टी किराए पे लाके दूंगा और ऐड चलवाऊंगा। आप जैसा बोलोगे वैसे एडवर्टीजमेंट बना के भी दे दूंगा आपको और पूरा चलवाऊंगा। अब मैं एक ऐड एजेंसी हो गया। मतलब मैं बल्क में किससे पूरी जगह ले लेता हूँ कि लेने के एडवर्टीजमेंट देने के लिए, और फिर टुकड़ों में वो जगह अलग अलग जगह बांट देता हूँ। तो देखा जाए तो किराया तो मुझे आ ही नहीं रहा ना। मेरे को किराया प्लस एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का आएगा, तो किराया तो अल्टीमेटली मैं अगले वाले को वैसे भी दे ही दूंगा। तो अगर मान लो किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने 5 करोड़ में पूरे नगर निगम के सारे डिवाइडर्स का ठेका ले लिया, तो अब मैं रेंट जो पे कर रहा हूं 5 करोड़ वो तो नगर निगम को जा रहा है। वो तो लोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रॉपर्टी वाला क्लॉज लग गया वहां पे तो क्लॉज लग गया कि प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस नगर निगम के लिए। लेकिन अब नगर निगम से मैंने 5 करोड़ में चीज लेके अपनी और सर्विसेज एड ऑन करके 10 करोड़ में सर्विसेज आगे 10 लोगों को बांट दी। अब मेरे लिए बताओ क्या ये रेंटल इनकम है क्या? नहीं, रेंट तो मैं पे कर रहा हूं। मेरे लिए तो एक तरह से बिजनेस इनकम है। वो भी किस चीज की बिजनेस इनकम है? एडवर्टीजमेंट की बिजनेस इनकम है। और इसीलिए इस केस में मेरे ऊपर जीएसटी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की तरह नहीं लगेगा। किसकी तरह लगेगा? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज की तरह लगाया जाएगा। लोकेशन ऑफ रिसीवर हमारा फर्स्ट रहेगा, और लोकेशन ऑफ रिसीवर अवेलेबल नहीं हो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर रहेगा। लिखिए एक क्लॉज भी, लिखिए सेकेंड क्लॉज। इन केस एडवर्टीजमेंट कंपनी in case advertisement company does not own immovable property, in case advertisement company does not own immovable property, but arranges immovable property from any other person, but arranges immovable property from any other person, and arranges immovable property from any other person। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और से अरेंज करके वो आगे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो लिखिए इन दिस केस इट इज प्योरली एन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। इन दिस केस इट इज प्योरली एन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। इन दिस केस इट इज प्योरली एन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। प्योरली है ना? It's purely an advertisement services, and general rule will be applicable. And general rule will be applicable. And general rule will be applicable. It's purely an advertisement services, and general rule will be applicable. ग्रेट, हो गया, बहुत बढ़िया। प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट खत्म। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले अमेंडमेंट पे, एग्जम्पशन। छोटा सा सिर्फ 2 अमेंडमेंट है छोटे छोटे से। प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट हो गए खत्म। आते हैं अगले अमेंडमेंट पे, और अगला अमेंडमेंट है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन चैप्टर 5, मतलब अपन पेज नंबर 16 तक पहुंच गए हैं। 34 पेजेस में 16 पेज के अमेंडमेंट हमारे हो गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे से अमेंडमेंट है।
अब सबसे पहले एग्जाम्शन में आप जाओ, मैं बताता हूँ कहाँ पे। एक एग्जाम्शन थी इसरो वाली, वो काट दीजिए, वो हट गई है। यस, आप उस टाइम बता भी रहे थे मेरे को, और मैंने बोला था मैं एक बार वेरीफाई करके बताऊंगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा होगा गॉड फादर्स जहाँ लिखे थे वहां पे देखो आपको मिलेगा इसरो, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन न्यू इंडिया, उसको काट दीजिए, अब वो एग्जाम्शन नहीं रही है। गॉड फादर्स में लिखा होगा, कहाँ पे, कौन सा हेडिंग के अंदर है? गॉड फादर्स में ही है ना? यस, गॉड फादर्स का पॉइंट नंबर 5, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कौन कौन से गॉड फादर्स पे एग्जाम्शन है। EFPO, ESIC है ना, कोल्ड चेन है ना, वहीं पे था एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन एंड न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, उसको कट कर दीजिए, अमेंडमेंट ही अब हट चुकी है। सिंपल सी एक ऐसे लाइन काटना, पूरा मत घोट घोट के काट देना कि पता ही नहीं चला नीचे क्या लिखा था, ऐसे काटना कि रियलाइज हो कि हाँ ये हट गई है, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए तो याद हो जाए अरे अब ये टैक्सेबल है। और पता है इसका लॉजिक भी था, इसका लॉजिक भी था, सरकार बेवकूफ थी, सरकार ने सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पे एग्जाम्शन दे दी। अरे मेरे को बताओ, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज यूज कौन कर रहा है? यूज तो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है, अरे इसरो तो दे रही है, यूजर कौन है? बड़ी बड़ी कंपनी, ब्रॉडकास्ट कंपनीज, न्यूज चैनल्स, ये ना, तो भैया तो B2B सर्विस है, और अगला बंदा तो पूरा ITC लेगा ना, तो आप बेवजह उसको एग्जाम करके उसकी कॉस्ट में क्यों टैक्स जुड़वा रहे हो, जो भी जुड़ा हुआ है? इससे तो अच्छा है उसको पूरा का पूरा फुल ITC वैसे भी मिल रहा है। अगर मान लो आज इसरो एग्जाम हो जाएगा, तो इसरो जो परचेज करेगा उसकी ITC को कॉस्ट में जोड़नी पड़ेगी, तो अगर इसरो कॉस्ट में जोड़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइसिंग बढ़ के आएगी, प्राइसिंग बढ़ के आएगी तो अगला बंदा फिर ITC भी नहीं ले पाएगा और कॉस्ट भी ज्यादा देगा। इससे अच्छा तो है कि पूरा का पूरा एग्जाम्शन चेन, सॉरी पूरा का पूरा क्रेडिट चेन चलने दो ना, क्योंकि B2B सप्लाई इसरो, क्या हमको आज अपन जाके बोल सकते हैं यार वो मेरे नाम की एक सैटेलाइट ऊपर इसरो लॉन्च कर देना यार, वो जा रहा है ना तुम्हारा रॉकेट, मेरा भी नाम लिखा हुआ है कि छोटा सा ऊपर उड़ा देना यार स्पेस में, है ना, चलेगा क्या? ऑफ कोर्स ये सर्विसेज कौन लेती है? बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रॉडकास्ट कंपनीज, न्यूज चैनल्स, अदर गवर्नमेंट्स, ये सब लोग इसरो की सर्विसेज लेते हैं। तो ऑफ कोर्स इस केस में आपको कोई एग्जाम्शन देने की जरूरत थी ही नहीं। तो सरकार को बाद में रियलाइज हुआ कि हमने बेवकूफी कर दी, क्यों दिया एग्जाम्शन, हटाओ, तो उन्होंने वापस क्या कर दिया, इसको हटा दिया, अभी एग्जाम्शन नहीं है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाली तो बताई थी मैंने, जहां जहां अपन ने गवर्नमेंट सर्विसेज लिखा था वहां पे बोला था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टैक्सेबल होता है अंडर NCM। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या होता है? रेलवे की सर्विसेज में तो पता ही है कि अगर थर्ड AC है तो टैक्स एग्जाम, थर्ड AC नहीं, नॉन AC एग्जाम्प्ट होगा, बाकी सारे कोचेज रेलवे के टैक्सेबल होंगे। उल्टा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर IRCTC ऐप के थ्रू टिकट बुकिंग कर रही है तो उसके ऊपर भी जो कमीशन लेती है उस पर GST लगता है। आप कभी भी टिकट देख लेना, उसमें जो आपको कमीशन लगेगा IRCTC चार्जेस, उसके ऊपर भी 18% क्या लगेगा, GST लगेगा, तो ऑफकोर्स लगता है। तो कोई नया नहीं था, बस उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, ये भी हो गया हमारा खत्म। हमारा एग्जाम्शन में और कोई क्लॉज एक और है छोटा सा, पर वो अपन ने वैसे पढ़ लिया है, क्यों अपन ने पढ़ा था पर इसको अलग से उन्होंने लिख दिया है तो अपन लिख लेते हैं। ये कहाँ लिखोगे? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में नहीं, सर्विस प्रोवाइडेड टू में टू गवर्नमेंट, टू में पॉइंट नंबर 12 है, हाँ, जिसके अंदर मैंने पढ़ा था कि अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देता है रिगार्डिंग म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, एक्चुअली उसी में एक और क्लॉज ऐड करना है, थोड़ा सा क्लॉज 5-6 लाइन का है, तो अगर आपके पास में वहां पे जगह नहीं हो तो आप फिर बाद में लिख लेना, पर ये क्लॉज 5-6 लाइन का है। क्लॉज क्या है? बहुत इजी है, क्यों, हमने ये तो पढ़ लिया कि गवर्नमेंट की कोई भी लोकल अथॉरिटी है, कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो अगर सर्विसेज आगे दे रही है तो वो एग्जम्प्ट होती है। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाला काम कर रही है तो क्या होती है? एग्जम्प्ट। मैं बोल रहा हूँ म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का काम करने के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली वो भी एग्जम्प्ट होता है, हमने पढ़ लिया। लेकिन इसके अलावा सर्विसेज का क्या? जैसे मान लो किसी नगर निगम ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया कि आप पूरे इंदौर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन संभालिए, अभी वो हाथ में पब्लिक में है, लेकिन आपको बता दूं बड़ी बड़ी सिटीज और बड़े बड़े शहरों में अब सारी चीजें क्या होती जा रही है, धीरे धीरे प्राइवेटाइज होती जा रही है। तो मान लो किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, उसने अगर वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ,
सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर स्लम इम्प्रोवाइजेशन का काम किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो बताओ इसके ऊपर भी अल्टीमेटली जीएसटी तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं म्यूनसिपैलिटी और पंचायत रिलेटेड काम है कि नहीं है। और इसीलिए एग्जम्पशन क्या आया कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी भी वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई या हेल्थ को लेके किसी से भी सर्विसेज लेती है, देती तो वैसे भी एग्जम्प्ट है, क्या कर रही है, अब वो भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो लिखो, मैं आपको एग्जैक्ट लिखवाता हूं लाइन क्या है, लिखो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू है, बाय नहीं है, टू, बाय तो वैसे ही म्यूनसिपैलिटी पंचायत वाला एग्जाम लिख रखा है अपन ने, उसमें सब आ जाता है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, यहां बोल रहा हूं टू, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ पहला पॉइंट लिखिए वाटर सप्लाई, बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, by way of water supply, public health, sanitation, by way of water supply, public health, sanitation, solid waste management and slum improvement। 5 नाम है, ये 5 नाम आप अच्छे से याद रखना, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट। वापस बोल रहा हूं, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन वही मतलब है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट। ये पांच कारणों से या 5 चीजों के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी से भी सर्विसेज लेती है तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये एक और क्लॉज यहां पे अमेंडमेंट के अंदर आया था। ये एग्जम्पशन की अमेंडमेंट हो गए खत्म। हम आ गए पेज नंबर 19 तक अमेंडमेंट के अंदर, और इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, सुनना। ये क्लॉज क्या है याद करो, अभी बहुत उन्होंने कान पकड़े किसके, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो और बेटिंग वालों के। अब उनका ये तो पढ़ लिया कि उन पर टैक्स लगेगा, और हमने ये भी पढ़ लिया कि शेड्यूल 3 में नहीं आते, तो कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, हॉर्स रेसिंग, इन सब के ऊपर टैक्स लगेगा। पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका, जैसे कसिनो वाला है, तो कसिनो वाला अगर आपको बोल रहा है ये ले 5,000 रुपए दे, मैं तेरे को चिप्स देता हूं तो खेल, या ऑनलाइन गेमिंग वाला ड्रीम 11 वाला आपसे बोलता है 100 रुपए लगा, जीता तो दूंगा, हारा तो 100 रुपए गए, ये तो क्लियर हो गया, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। कब लगेगा, क्योंकि ये लोग तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई इनवॉइस देते ही नहीं है। दूसरी बात अपन देखें तो इनका कोई कंप्लीशन ऑफ सर्विस भी क्या होता है, मतलब ये तो नहीं कि सर्विस कंप्लीट हुई उसके 3 ये वाला ये क्लॉज, और एक और अगर एक्शनेबल क्लेम गुड्स है तो उस हिसाब से इनका डिस्पैच और रिमूवल भी कुछ नहीं होता है कि अपन ने कुछ डिस्पैच किया हो। आज आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो तो कुछ डिस्पैच और रिमूवल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग के ऊपर उन्हें सिंपल सा क्लॉज डाल दिया, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जब आप पेमेंट लोगे, दैट्स इट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आपने ड्रीम 11 को 100 रुपए दिए, आप मान के चलना उनकी जेब में 72 रुपीज ही पहुंचे, क्योंकि 28 रुपए उनको सीधे गवर्नमेंट को देने टैक्स के नाम पे, तो उनकी जेब में सिर्फ कितने पहुंचेंगे, 72। दैट्स इट, इतना सिंपल रूल है। जिस दिन उनको पेमेंट मिला उसी दिन उनको टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब उसी महीने में उनको टैक्स भरना पड़ेगा, उसी महीने के टर्नओवर में सारा का सारा टर्नओवर मान लिया जाएगा। तो आप लिख लीजिए ये अमेंडमेंट टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन 12 में है, 12, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, एक्शनेबल क्लेम को हमने गुड्स में इंक्लूड किया था। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है सर्विस नहीं है, ये नेचर ऑफ सर्विस होगा, लेकिन जीएसटी में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, लॉटरी टिकट्स, हॉर्स रेसिंग को गुड्स माना गया है। तो ये अमेंडमेंट 12 का हुआ कि 13 का, 12 का। और लिखिए पूरे पे लगता है, यही तो किसी तो झगड़ा है। अगर आपने 100 रुपए ड्रीम 11 को दिए हैं तो 100 पे 28 डायरेक्ट देना है टैक्स। अब उसमें से आपने कितने जीते हैं उसका कुछ भी नहीं होगा, 72 ही मिलेंगे, वो 72 के हिसाब से गेम खिलवाएगा, कुछ भी नहीं होगा, रिफंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो, मतलब 100 रुपए पे टैक्स लग गया, दैट्स इट। अब आप उसमें से कितने जीते, कितने की प्राइस बनी बांटी,
उससे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। यही तो झगड़ा था इतने सालों से, यही तो झगड़ा चल रहा है कि आज ड्रीम 11 बोलता है मैं 100 लेता हूं तो 90 तो वापस बांट देता हूं, तो उसका नेट रेवेन्यू तो सिर्फ कितना बचता है 10, तो लगना तो जीएसटी 10 पे चाहिए। ड्रीम 11 पिछले 5 सालों से 10 पे ही दे रहा था, सरकार ने बोल दिया नहीं तेरी सेल तो 100 है ना, वो मान रहे जितने की बेटिंग लगी है वो सेल है, और अब 28 रुपए का जीएसटी। इस कारण ड्रीम 11 के ऊपर 40,000 करोड़ का नोटिस आ गया, क्योंकि 5 सालों का पेमेंट जो रिसीव हुआ सब पे 28 देना है, विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि वो तो पहले दिन से यही मान रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया, हम तो पहले दिन से। देखो उनका क्या बोलना है, आज एक व्यापारी सेल करता है प्रोडक्ट 100 रुपए का और परचेज करता है 90 का, तो मुझे बता जीएसटी 100 पे देता है कि 10 पे देता है? पूरे 100 पे देता है। मतलब अल्टीमेटली सेल कितने आईटीसी लेता है वो अलग बात है, ग्रॉस लायबिलिटी कितने पे कैलकुलेट करता है? 100 पे करता है कि नहीं करता है? तो उनका मानना है अगर आपने 100 लिए उसमें 90 वापस बांट दी तो आपकी टर्नओवर तो हम 100 मानेंगे ना। ट्रेडर क्या करता है, 100 की चीज देता है 90 आगे दे देता है, तो वैसे ड्रीम 11 भी 100 में ले रहा है और 90 आगे दे रहा है, 10 रुपए वो रख रहा है। तो वो बोल रहा है, ड्रीम 11 बोलता है 10 रुपए हमारा सेल है, या डिपार्टमेंट बोलता है नहीं 100 रुपए आपकी सेल है। आईटीसी नहीं मिलती तो इनको पूरे 100 पे 28 देना है। हाँ तो इसलिए तो बैंड बची पड़ी है, सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री खत्म हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये अमेंड क्लैरिफिकेशन बाद में नहीं आया ना, वो तो बोलते हैं आप गलत मान रहे थे, हम तो पहले दिन से आपको वैल्यू मतलब यही वैल्यू बोल रहे थे, आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया। उनका मानना है इंडस्ट्री ने इंटरप्रिटेशन गलत किया, हमारा तो कानून सबके लिए सेम है। तो कानून में सेल को टैक्स पे लाया गया है, मार्जिन को नहीं। ड्रीम 11 मार्जिन पे टैक्स लगा रहा था, और इनका मानना है हम अगर 100 रुपए का बेटिंग करवा रहे तो तुम्हारे लिए सेल कितनी है 100 रुपए, और 100 पे 28 दो। लॉस में क्या बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अगर एक्चुअली में कोर्ट में जाके हार गए तो सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी एक दिन के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ड्रीम 11 की नेटवर्थ है 6,000 करोड़ और नोटिस है 40,000 करोड़ का, कहां से भरेगा? ठीक है, तो आईटीसी कैसे लेगा? किस चीज का आईटीसी लेगा अंजना? आईटीसी तो उसको किसी चीज का मिलेगा ही नहीं ना, आईटीसी वाला कोई आइटम ही नहीं है। चले तो क्लियर हो गया। क्या लिखा अपन ने? लिखो सेक्शन 12 के अंदर, टाइम ऑफ सप्लाई in case of actionable claims, time of supply in case of actionable claims, time of supply in case of actionable claims like betting, time of supply in case of actionable claims like betting या फिर ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एक्सेट्रा। वो 6 नाम लिखवाए थे मैंने आपको ओवरऑल। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स लाइक बेटिंग, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, है ना, विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट, एक ही था, टाइम ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट हो गए कंप्लीट। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट में, और उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो एक्चुअली इतना डीप था कि बताया भी नहीं था, पर मैं उसको सिर्फ बता देता हूं क्या था। याद करो हमने पढ़ा था अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन जाते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। अब मान लो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए और वहां पे ओनर ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अभी क्या था लॉ में एक गलती से एक वर्ड लिख दिया गया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी डन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ओनर। मतलब उस पर्सन की जिसने मतलब ओनर भी नहीं, वो बंदा वहां पे होना चाहिए जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो। अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, आपकी फैक्ट्री चल रही है, सब चल रही है, पर आप वहां पे नहीं हो, फैक्ट्री वैक्ट्री सब है। ऑफिसर पता है अप्रूव ही नहीं करता था फिजिकल वेरिफिकेशन ये बोल के कि मेरे को ओनर नहीं मिला वहां पे। अरे भैया फैक्ट्री मिल गई, वहां वर्कर्स मिल गए, वर्कर ने बोल दिया कि हाँ ये आप मालिक है, लेकिन आप सिर्फ किस चीज के पड़े हुए हो कि क्या होना चाहिए सामने? ओनर, वो रजिस्टर्ड आदमी सामने होना चाहिए। कर लो 1 मिनट, केबल का इशू होगा शायद, चेक कर। प्रोजेक्टर खत्म होगा क्यों? प्रोजेक्टर कैसे खराब हो गया होगा?
नहीं नहीं नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा है, प्रोजेक्टर थोड़ी खराब है, प्रोजेक्टर तो सही है, प्रोजेक्टर सही है, देखते ना। बुक और बैंक विच इज अर्लियर ही होगा ना, खुशी नहीं, वो ऑनलाइन पेमेंट्स लेते हैं लोग। प्रोजेक्टर ही निकाल दे, अब यही ऑप्शन है और क्या, प्रोजेक्टर ही निकाल दे। अब एक काम कर, अभी मत निकाल, मैं वैसे भी इनको पूरा लिखवा रहा हूँ, कॉपी के अंदर भी निकालेगा लगाएगा। हाँ, अगली क्लास के बीच पे पहले कर लेना ना, मैंने बोला मेरे अमेंडमेंट हो जाएंगे अभी, उसके बाद कर लेना आराम से। हाँ, तब तब कर लेना, अभी मत कर। चले, अभी मैं डिक्टेट करके लिखवा तो रही हूँ आपको, वैसे भी वो कनेक्ट कर दे ताकि ऑनलाइन आ जाए, पहला वाला कनेक्ट कर दे ताकि ऑनलाइन आ जाए। ये प्रोजेक्टर अब 10:15 बजे बात कर लेना आराम से, यहाँ ऑनलाइन आ जाए, अभी आ रहा था, अभी आ गया था ऑनलाइन, वो कुछ हटाया है शायद, एक मिनट। नहीं, यहाँ से नहीं है वो, वहाँ से ही आपको कनेक्टर प्लस माइनस करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। आ गया यहाँ पे तो, आ गया, बस इसको रहने दो, और उसको 10:15 बजे बात कर लेना आराम से क्लास के बाद में, ठीक है। चलो, तो अब मेरी बात सुनो, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद नेक्स्ट आ गए हैं अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन में, और मैं रजिस्ट्रेशन में क्या बोल रहा था, सुनना, अगर कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाता है और उस कारण उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो उस प्रीमाइसेस पे उस पर्सन का होना जरूरी नहीं है। अगर वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे रहा है और प्रीमाइसेस चालू है, बिजनेस चल रहा है, तो उस पर्सन का उस प्रीमाइसेस पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप लिख लो रजिस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर। अगर आपने एक्चुअली वो टॉपिक अपने मॉड्यूल से पढ़ा था, वो पूरा डायग्राम था बड़ा सा जिसमें लिखा था कि अगर कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है तो आप कॉपी में कहीं भी अटका लो, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो लिखिएगा। ठीक है, क्लॉज लिखिएगा कि इन केस ए पर्सन fails to go Aadhaar authentication, in case person fails to go Aadhaar authentication, fails to undergo लिख दो, fails to undergo Aadhaar authentication, if a person fails to undergo Aadhaar authentication or identified on the basis of risk assessment, identified on the basis of risk assessment, रेड फ्लैग वाले जो लोग होते हैं वो, identified on the basis of risk assessment, then officer will grant registration, officer will grant registration only after, officer will grant registration only after physical verification of business, only after physical verification of business। आगे लिखना, in presence of applicant, in presence of applicant लिखा, फिजिकल वेरिफिकेशन का आगे क्या लिखा, इन प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट। अब जो इन प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट है उसको प्यार से काट दो, ये हट गया है, ये हट गया है, मतलब अब एप्लीकेंट का सामने होना जरूरी नहीं है, उसको ऐसे काटो ताकि लगे कि अभी लॉ में से हट चुका है। अब एप्लीकेंट सामने नहीं भी हो तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब अगर वो फिजिकल, इसमें एक नया चीज और ऐड हुआ है, अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है तो उसको है ना
कितने दिन में कंप्लीट करना होता है? 30 डेज बताया था मैंने। प्रैक्टिकली उन्होंने बोला कि इसको एक्चुअली 25 डेज में ही कंप्लीट करो, क्योंकि मैं बताता हूँ, उन्होंने एक लाइन डाल दी इसमें कि जो आपको 30 दिन दिए गए हैं उसमें एटलीस्ट 5 डेज पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब अपने को क्या बोला, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कितने दिन में करना है? 30 दिन। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट उसके 5 दिन पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। ऑफिसर के लिए डाल दिया गया क्लॉज, तो इसके नीचे एक और लाइन ऐड कर दो। 30 डेज के लिए ही है, 30 डेज के साथ ही है। ओवरऑल ग्रांट करने के लिए कितने दिन है? 30 दिन। लेकिन उस 30 दिन में से 5 दिन पहले उसे अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड, उसे अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। लिखो, मैं आपको लिखवाता हूं, मैं लिखवा रहा हूं ना, लिखो। In this case, officer needs to, इसी क्लॉज के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। In this case, officer needs to upload. In this case, officer needs to upload in this case, officer needs to upload physical verification report at least 5 working days, at least 5 working days prior to, at least 5 working days prior to completion of 30 days. At least 5 working days prior to completion of 30 days. तो 30 दिन का समय दिया गया है, उसके एटलीस्ट 5 डेज पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये क्लॉज भी उसमें डाल दिया गया है। अब आते हैं आगे, और नेक्स्ट अमेंडमेंट एक और था, मैं बताता हूं कहां। आपने ये मॉड्यूल से शायद कॉपी में लिखा था कि नहीं लिखा था, मुझे याद नहीं है। जीएसटी नंबर आने के बाद 45 दिन के अंदर बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ता है। ये कॉपी में लिखा है क्या? देखो कहां लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर इसी के बाद प्रोसेस में मिलेगा, रजिस्ट्रेशन में, प्रोसीजर में कहीं मिलेगा, 25 में ही आपने लिखा होगा कहीं पे। देखो लिखा है क्या कि आपका लिखवाया था मैंने ना कि बैंक अकाउंट, हाँ अच्छा आपके लैंग्वेज में नहीं, मैंने मॉड्यूल में लिखवाया था क्या? मॉड्यूल में बताया था ना, ये तो बताया था ना कि बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ता है। वाओ वाओ, 5 साल के बच्चे 3 आ गए हमारे यहाँ पे। इनको क्या कर रहे हैं पता है? यूं थैली उड़ा रहे हैं और फूंक मार रहे हैं ऐसे करके, है ना, और देख रहे हैं कितनी दूर जा रही थैली। ठीक है बहुत बढ़िया। लॉलीपॉप हो तो दे देना इन बच्चों को, है ना। ठीक है चले, ओके आते मुद्दे पे। गेम में देखा क्या, थैली ऊपर उड़ा रहे हो, अभी फूंक मार के देख रहे हैं कितनी दूर जा रही है ना। सही बात है। चले ये लो साहब, ये हमारे मैच्योर सीए के बच्चे हैं ना। सही बात है। और कल 2 लोग पता है ऊपर नई क्लास में घुस गए, क्योंकि कोई किसी ने गेट लगा दिया अंदर से। ये कौन 2 लोग थे? ये और एक और है ना, वो नई सी इंटर में घुस गए और बाहर से किसी ने गेट लगा दिया, वो अंदर ही क्लास में बैठे हुए ये 2 महान व्यक्ति। ठीक है, तो बोले किसी ने बच्चे कहाँ से आ गए? मैंने बोला बच्चे नहीं है, आपके सीनियर है ठीक है लो चले, तो आते मुद्दे पे। ओके तो आते मुद्दे पे। और बैंक अकाउंट वाले डेज में मैंने एक जगह लिखवाया था कि जब से आपको जीएसटी नंबर आया है उसके 45 डेज में आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ता है। उसके डेज को चेंज करना है, उसको 45 की जगह 30 डेज लिखना है बस। मतलब जीएसटी नंबर आने के 30 दिन में बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर आने के 30 डेज में बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा। जीएसटी आने के, जीएसटी ग्रांट होने के 30 डेज में आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है। और सर अगर नहीं किया तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, जब तक आप बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कर देते। लिखना
जीएसटी ग्रांट होने के 30 डेज में आपको बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। जीएसटी ग्रांट होने के 30 डेज में बैंक डिटेल्स फर्निश करनी है, और नहीं करने पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नहीं करने पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा मतलब सिस्टम ही सस्पेंड कर देगा, सॉफ्टवेयर ही सस्पेंड कर देगा। सुओ मोटो में तो ऑफिसर करता है, या ऑफिसर को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे अगर आप बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करोगे तो आपका पोर्टल का लॉगिन आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आप रिटर्न नहीं भर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कर लेते। तो अगर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने कुछ रिपरकशंस नहीं बताया, अभी सिर्फ ये बताया कि उसको ऐसा करना पड़ेगा। अब ये नहीं बताया नहीं किया तो क्या होगा, अभी तक उसको लेके कोई क्लॉज नहीं है, बस ये कि करना पड़ेगा। मतलब ऑफिसर की लाइबिलिटी है कि उसे 5 डेज पहले रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। वो नहीं करता है उसके लिए अभी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं आया है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और सस्पेंशन के बाद नेक्स्ट, अब अगला जो टाइम लिमिट चेंज हुआ है वो भी बहुत ईजी है। रेवोकेशन पे जाओ, 30 सेक्शन 30। अब रेवोकेशन पे आ जाओ, सेक्शन 30। रेवोकेशन पे आ जाइए, सेक्शन 30 लिखा है, कॉपी में है, लिखा है ना। वहां पे मैंने बोला था कितने दिन में रेवोकेशन अप्लाई करना रहता है, उसको कर दो 90, 30 दिन को कर दो 90। नहीं कटवाया। रेवोकेशन में जाओ, और रेवोकेशन में जाके मैंने बोला था 30 डेज में आपको रेवोकेशन एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसको कर दो 90। लिखा है कहीं पे रेवोकेशन को कितने दिन में अप्लाई करना है, 30 दिन, उसको कर दो 90। और एक्सटेंशन कितने दिन का लिखा था, उसको कर दो 180 दिन। टोटल एक्सटेंशन होता है, आप गलत जगह जा रहे हो फिर। अरे यार सेक्शन 30 जाओ ना यार, मेरी बात सुनो। पहली बात, सबसे पहले कॉपी में जाके सेक्शन 30 खोलो, 30 खोलो। 30 में मैंने एक डायग्राम बनाया है कि कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, उसके बाद वहां पे लिखा है 30 डेज, उसको करो 90, कर दिया। अब एक्सटेंशन में 30 लिखा है, उसको काट दो, वो नहीं है, उसकी जगह सीधे 180 डेज का डायरेक्ट एक्सटेंशन है। 30 की जगह सीधे 180 दिन का एक्सटेंशन है। हाँ, उसमें सब एक ही एक्सटेंशन है, 180 दिन। कमिश्नर देगा, सीधे कमिश्नर देगा 180 दिन का डायरेक्ट एक्सटेंशन, 180 डेज बाय कमिश्नर। वो 30 + 30 जो नीचे लिखा है उसको काट दो, और वहां लिख दो एक्सटेंशन बाय कमिश्नर अप टू 180 डेज। दोनों कहां पे, 30। पहली बात तो सुनो, अप्लाई करने की टाइम लिमिट 90। अरे यार मैं यहीं खोल के दिखा देता हूं, क्या बैठ जाओ। लुको, ये रहा, ये लिखा है। अब देखो, ये आप देखो स्क्रीन पे। अच्छा नहीं है, चलो मेरे को दिख रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। जो डायग्राम दिख रहा है मैं बताता हूं, मेरे पास भी आ गया डायग्राम। सुओ मोटो कैंसिलेशन ऑर्डर के आगे एरो में लिखा है 30 + एक्सटेंशन। पहले 30 को कर दिया 90। अब एक्सटेंशन जो नीचे मैंने स्टार लगवा के लिखवाया था, वहां पे 30 डे एक्सटेंशन बाय एसीडीसी और 30 बाय कमिश्नर है, पूरा कट कर दो। कट कर दिया, और स्टार में अब लिखना 180 डेज एक्सटेंशन बाय कमिश्नर। इतना ही है, 180 डेज एक्सटेंशन बाय कमिश्नर। अब ये 30 + 30 की जगह कितना हो गया है, 180 डेज एक्सटेंशन, और 90 डेज का टाइम पीरियड हो गया अप्लाई करने का। वो रिस्पॉन्ड करने का 30 दिन ही है अभी भी।
अप्लाई करने के बाद सामने वाला ऑर्डर देगा, उसके लिए कितने दिन है? 30 दिन। अप्लाई करने के लिए 90 दिन है, रिस्पॉन्ड करने के 90 नहीं है। अप्लाई होने के बाद उनको जो ऑर्डर देना है वो तो कितने दिन में देना है? 30 दिन में ही देना है। एक और ये वाला अमेंडमेंट भी हो गया। अब एक है मेजर अमेंडमेंट। मेजर मतलब है छोटा सा, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां जाना पड़ेगा? सेक्शन 24 सेक्शन 24। हाँ, अब सेक्शन 24 में क्लॉज नंबर 3 या 4 में होगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन 95। क्या है? एफ पॉइंट है क्या? एफ पॉइंट क्या लिखा है? पहले क्लॉज बताओ। एनी सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, और उसमें लिखवाया था कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के डीलर्स अगर ऑनलाइन रजिस्टर होते तो उन्हें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती है, अब मिलती है। क्लॉज ये है कि अगर अमेजोन पे भी आप रजिस्टर हो रहे हो तो आपको जो 20 और 40 लाख वाली लिमिट है वो अब मिलेगी। पहले कंपलसरी जीएसटी था, अब कंपलसरी जीएसटी नहीं है। तो पहले तो एक लाइन करो, एफ वाला पॉइंट काट दो, वो हट गया है, हट गया ना। एफ वाला पॉइंट काट दो। अगर ई कॉमर्स के थ्रू आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो अब उस पर थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी। एक तो एफ वाला पॉइंट काट दो, है ना। एफ वाला पॉइंट कट कर दो, सेक्शन 24 का पूरा काट दो, काट दो जी। हाँ, उसको कट कर दिया, ठीक है। अब आप ना कहीं नीचे जाके लिखो कि अब अमेंडमेंट के बाद उन्होंने क्या क्या कानून लगाया है, वो मैं पूरा लिखवा देता हूँ आप लोगों को। 6-7 लाइन लगेगी, तो आप इसको बाद में अमेंडमेंट में कर दो, आपकी जहां इच्छा हो वहां कर दो। 6 से 7 लाइन लगेगी खुशी, तो इसको यहां मत करो, इसको बाद में कहीं पे प्रॉपरली लिख लो। लिखो, लिखिए, लिखिए एनी पर्सन सप्लाइंग गुड्स through e-commerce operator, any person supplying goods through e-commerce operator like Amazon or Flipkart are not required to get registered any person supplying goods through Amazon or Flipkart are not required to get registered if they are following all the conditions, they are following all the conditions written below. They are following all the conditions written below. अब क्या क्या कंडीशन लगाइए? पहली बात लिखिए, पहली कंडीशन, टर्नओवर शुड नॉट बी क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। पहली बार टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो है ही, सेक्शन 22 की कंडीशन है कि थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर शुड नॉट बी क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, टर्नओवर शुड नॉट बी क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, पहला। दूसरा, नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि इंटरस्टेट आते ही तो सेक्शन 24 में वैसे भी लाइबल हो जाएगा ना। नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, वैसे तो पता है अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले अब लाइबल हो ही जाएंगे, क्योंकि अमेजोन वाले डीलर्स प्रैक्टिकली इंटरस्टेट के बिना कैसे काम चलाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, पर उन्होंने बोला मान लो ऐसा डीलर है लोकल ही दे रहा है, बेच नहीं रहा बाहर, तो फिर तो ठीक है, नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई। तीसरा, नॉट मेकिंग सप्लाई इन मोर देन वन स्टेट,
नॉट मेकिंग सप्लाई इन मोर देन वन स्टेट, दोनों में फर्क है। अब आप मल्टीपल ब्रांचेस भी नहीं खोल सकते। आप सोचोगे अच्छा मेरे को 4 जगह डिलीवरी करनी, 4 जगह मैं अपनी एड्रेस ले लूं, आप मल्टीपल ब्रांचेस भी नहीं खोल सकते, आपकी एक ही ब्रांच होनी चाहिए। नॉट मेकिंग एनी सप्लाई इन मोर देन वन स्टेट, मैं बोल रहा हूं जैसे आप मल्टीपल स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि आप एमपी में ही माल बेच रहे हो, राजस्थान में ही माल बेच रहे हो, गुजरात में माल बेच रहे हो, तो आप दो तरीके इंटरस्टेट तो कर ही नहीं सकते, आप वहां जाके भी नहीं बेच सकते। एक मिनट, कितनी भी होना क्या दिक्कत है, मैंने क्या बोला, नॉट मेकिंग सप्लाई इन मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा में माल नहीं बेच सकते। मतलब अगर आप एमपी में रजिस्टर्ड हो, मतलब आप एमपी के व्यापारी हो ना, तो आप एमपी के अलावा कहीं और माल नहीं बेच सकते। सर मैं अगर 4 ब्रांचेस खोल लूं नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आप 4 स्टेट में माल बेच दोगे, वो बोलते हैं आप एक स्टेट से ज्यादा माल बेच ही नहीं सकते, मतलब लोकल सप्लाई ही करोगे। आप यहां से भी दूसरे स्टेट में माल डिलीवर नहीं कर सकते, और वहां जाके ब्रांच भी ओपन नहीं कर सकते, वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो आप 4 स्टेट में सप्लाई कर रहे हो ना, वो नहीं कर सकते आप, आपको सिंगल स्टेट में ही रजिस्टर होना पड़े, मतलब सिंगल स्टेट में ही बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो तो आपने रास्ता निकाल लिया, जीएसटी नंबर नहीं लेने का आपने रास्ता निकाल लिया कि मैं वहां पे भी रजिस्टर ले लेता हूं, बेचना तो माल ऑनलाइन है, तो गुजरात के लिए एक अलग एड्रेस ले लेता हूं, वहां से ऑनलाइन बेच दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर लोकल बेच रहे तो आप सिर्फ लोकल ही बेच रहे। तीसरा, एमपी में कितनी कहीं भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेट से ज्यादा में सप्लाई नहीं कर सकते, इंटर स्टेट नहीं कर सकते। तीसरा लिखो पैन मैंडेटरी है, वो तो हो गई, पैन मैंडेटरी है। और चौथा, तीसरा क्या है, क्या क्या है, नॉट मेकिंग इंटरेस्ट, 4 हो गए। पांचवा पेन मैंडेटरी लिख दिया, पांचवा लिखिए डिक्लेरेशन ऑन कॉमन पोर्टल, declaration on common portal, declaration on common portal that they are supplying through e-commerce, declaration on common portal that they are supplying through e-commerce, उन्हें जीएसटी पोर्टल पे जाके डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं, सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स, है ना, एंड दे विल बी ग्रांटेड, दे विल बी ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर, उन्हें एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा कि भैया तुम अमेजॉन फ्लिपकार्ट के डीलर हो, जीएसटी पे आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और उस एनरोलमेंट नंबर को आपको अमेजॉन को डिक्लेयर, अमेजॉन बिना एनरोलमेंट नंबर के आपको पोर्टल पे लिस्ट नहीं होने देगा। अमेजॉन 2 चीजें पूछेगा, क्या तुम्हारे पास जीएसटी नंबर है, नहीं है, तो पहले जीएसटी पोर्टल पे जाके क्या लेके आओ, एनरोलमेंट नंबर लेके आओ। दोनों में से एक चीज तो आपके पास में होनी चाहिए, तभी अमेजॉन आपको लिस्ट करना देगा। तो अमेजॉन वाले लिस्ट ही नहीं करने देंगे जब तक आपके पास में क्या नहीं हो, एनरोलमेंट नंबर नहीं हो। तो ये प्रोसीजर है ई कॉमर्स के थ्रू बिना जीएसटी नंबर के गुड्स को सेल करने की। ठीक है, ये हो गए हमारे रजिस्ट्रेशन के सारे अमेंडमेंट्स कवर। अब डॉक्यूमेंटेशन में ये क्लॉज तो मैं आपको बता ही चुका हूं दोनों। पहला तो ये कि 5 करोड़ हो गई लिमिट। ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग की लिमिट मैंने कितनी लिखवा दी थी, 5, मेरा 10 CR मॉड्यूल में दी है, अब हट के कितनी हो गई है, 5 करोड़। तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इनवॉइसिंग की लिमिट अब 10 की जगह कितनी हो गई है, 5 करोड़। पहला तो ये क्लॉज हो ही गया। दूसरा, 1 मिनट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे बताना 1 मिनट, ये लास्ट एक ही अमेंडमेंट और है इसका, टैक्स इनवॉइस का। क्यों हमने पढ़ा था ई इनवॉइसिंग B2B पे लगता है, B2B पे लगता है। हमने ये भी पढ़ा था कि एम्बेसीज को हम कभी भी रजिस्टर्ड नहीं मानते, क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उनके पास में यूआईएन नंबर है। क्यों, टीडीएस डिडक्टर का नंबर को हम रजिस्टर्ड आदमी मानते कि नहीं मानते? मतलब किसी के पास टीडीएस नंबर है, सिर्फ टीडीएस नंबर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड माना जाएगा कि अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड ही माना जाएगा। सिर्फ यूआईएन नंबर वाले अनरजिस्टर्ड माने जाते हैं, बाकी सब, मतलब 1 मिनट, एक कॉन्ट्रैक्टर अगर गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है जिसके पास में टीडीएस नंबर है, तो बताओ ये B2C मानी जाएगी, B2B मानी जाएगी? और इस केस में भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, यही क्लॉज है। क्लॉज क्या है? अगर कोई टीडीएस डिडक्टर को भी सप्लाई कर रहा है तो B2B सप्लाई कैटेगराइज होगा, वो B2C सप्लाई कैटेगराइज नहीं होगा। लिखो एक लाइन, ई इनवॉइसिंग का क्लॉज है। ई इनवॉइसिंग में मैंने मॉड्यूल से पढ़ाया था, ई इनवॉइसिंग कॉपी में लिखा है,
लिखा है तो इनवॉइसिंग में लिखना है। एक तो अमेंडमेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, एक और लिख लो इनवॉइसिंग का क्लॉज। डायनेमिक नहीं, ई इनवॉइसिंग। डायनेमिक क्यूआर में तो B2C होता है, हमको लिखना है ई इनवॉइसिंग में जाके। क्या काटना नहीं है, इनवॉइसिंग में लिखना है, मैं बता रहा हूं क्या। ई इनवॉइसिंग में एक मिनट बताता हूं क्या पढ़ा था हमने। पढ़ा था ई इनवॉइसिंग सिर्फ B2B पे लगती है, लिखा था। अब आप वहीं पे लिखिए कहीं भी एक जगह लाइन, सप्लाईज टू TDS डिडक्टर, supplies to TDS deductor, supplies to TDS deductor will be considered as B2B. Supplies to TDS deductor will be considered as B2B. Supplies to TDS deductor supply to TDS deductor will be considered as B2B, and e-invoicing supplies to TDS deductor will be considered as B2B, and e-invoicing will be applicable. E-invoicing will be applicable. Supplies to TDS deductor will be considered as B2B, and e-invoicing will be applicable. ठीक है। अब एक छोटा सा क्लॉज का अमेंडमेंट और है, वो छोटा सा क्लॉज है कि अगर हाँ, ये क्लॉज क्या है सुनना। हमने ना TCS का क्लॉज पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि TCS के क्लॉज में जैसे ही अमेजॉन TCS काटेगा, वो TCS उस सप्लायर के कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पढ़ा है। पर अभी नया क्लॉज आ गया कि अब अनरजिस्टर्ड आदमी भी रजिस्टर हो सकता है अमेजॉन पे, तो फिर उसका TCS कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, लेकिन वो TCS उसके कैश लेजर में कोई रिफ्लेक्ट, क्योंकि उसका कैश लेजर ही, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है। तो ये क्लॉज नया इसमें डालना है, लिखो मैं लिखवाता हूं क्या क्लॉज है। ये TDS TCS में, ये TDS TCS में आ गया, TCS में, TCS में ये B2C है। पर समझो ना, अपने को TCS काटना है कि नहीं काटना है? अगर मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर कर रहा है तो भी काटना है, काटना है, पर उसको अगले रिफ्लेक्ट, उसको अपने पोर्टल पे कहीं रिफ्लेक्ट, देखो उसका पोर्टल ही नहीं है। अभी इनरोलमेंट नंबर के थ्रू अभी हाल तो पड़ा, अभी पढ़ा ना, अभी हाल तो पढ़ा कि एक आदमी इसका टर्नओवर 40 लाख 20 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो आदमी अमेजॉन पे बिना GST नंबर के भी लिस्ट हो सकता है, इनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा GST से। अभी हाल तो पढ़ा। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है, दिमाग खराब है, ठीक है। लिखिए TCS, लिखिए TCS will be applicable, TCS will be applicable in case of unregistered supplier as well. TCS will be applicable in case of unregistered supplier as well. TCS will be applicable in case of unregistered supplier as well. Full stop. मतलब इनके ऊपर भी लगेगा, full stop. But TCS furnished by e-commerce एक मिनट क्या लिखवाया मैंने? TCS फर्निश्ड बाय, नहीं उसके पहले क्या लिखा है? TCS विल नॉट बी एप्लीकेबल, नॉट बी एप्लीकेबल, नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका कारण समझो, उसका कारण ये है कि अनरजिस्टर्ड आदमी इनवॉइस में टैक्स ही लगा के नहीं देगा।
टैक्स ही लगा के नहीं देगा ना। मुझे बताओ एक अमेजोन से जो आदमी अनरजिस्टर्ड है वो बताओ बिल में टैक्स जोड़ के देगा क्या? देगा ही नहीं। तो अमेजोन कलेक्ट कैसे करेगा? तो विल नॉट बी एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल है ही नहीं। तो टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस इफ इट इज सप्लायर इज नॉट बी एप्लीकेबल होगा, विल नॉट बी एप्लीकेबल। बस इतना ही समझ लो, टीसीएस नहीं लगेगा। टीसीएस बाय TCS will not be applicable in case of supply by unregistered supplier on e-commerce operator. E-commerce operator पे अगर कोई भी unregistered supplier है तो उस केस में e-commerce operator को उसका TCS काटने की जरूरत नहीं है, नहीं काटेगा। हिंदी में लिख ले भाई, अगर unregistered supplier है, Amazon पे unregistered supplier listed है enrollment number के थ्रू, तो Amazon उसका TCS नहीं काटेगा। बस हाँ, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, अमेजोन उसका टीसीएस नहीं काटेगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब पूरे अमेंडमेंट में एक ही चीज बच गई है, रूल 88D। क्या बच गया है? रूल 88D। वो एक 15 मिनट का छोटा सा पॉइंट है, तो 15 मिनट का मैं आपको या तो कल पढ़ा देता हूं सुबह, या एक काम करता हूं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के देता हूं आपको 15 मिनट का आज ही। चलो ठीक है, तो रूल 88D को छोड़ के बाकी सारे अमेंडमेंट हमारे हो गए। और मैं आपको बता दूं रूल 88D क्यों इंपॉर्टेंट है। 88D, अब ये 88B और D दोनों कवर कर दूंगा मैं उसके अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन समझो। जितनी बार भी ये 86 से लेके 88 तक में कोई नया रूल आया है ना, वो उसके अगले अटेम्प्ट में एग्जाम में आया है। जब 86A आया था 5 मार्क्स में 86A का क्वेश्चन उसके अगले अटेम्प्ट में था। जब 86B आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसके अगले अटेम्प्ट में 86B पे था। जब 86C आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसके अगले अटेम्प्ट में 86C पे था। और अब 88D आया है, तो पूरा चांस है कि 5 नंबर का 88D डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ जाए 5 मार्क्स का। तो उसको कवर करके हमारे अमेंडमेंट हो गए खत्म। तो 5 या 10-15 मिनट में खत्म करके हम लोग कॉस्ट कल से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।